हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के दिन हम लोग रिसेशन के ऊपर बात करेंगे। मार्केट में रिसेशन जैसे बातें बहुत हो रही है। यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में रिसेशन आ सकता है, स्टैगफ्लेशन हो सकता है। ये सब बातें हम लोग सुन रहे हैं। तो एग्जैक्टली किस स्तर पे ये है और इसको हम लोग एज अ इन्वेस्टर कैसे हम लोग इसको समझ पाए और हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिसेशन की बात कब आती है, जब दो क्वार्टर्स, कंटिन्यूस क्वार्टर्स में किसी इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी विषय है, मतलब 6 महीने तक आपके इकोनॉमी में कहीं ग्रोथ ही नहीं है। तो उस वजह से उस सिचुएशन को जो है रिसेशन का नाम दिया जाता है। तो अगर कोई भी कंट्री इस समय पे अगर रिसेशन फेज में है तो बहुत प्रॉब्लम है। मतलब समझना है कि आपके बाजू वाले घर में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपके घर पे भी आ सकता है। मतलब आपके अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या धीरे धीरे बढ़ सकती है। इकोनॉमिक सोशल अनरेस्ट जो है धीरे धीरे जो है बढ़ सकता है। मतलब इकोनॉमी में धीरे धीरे लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से बाहर दंगे हो सकते हैं। और हम लोग कई सिचुएशंस हम लोग देख भी रहे हैं कि जो है चोरी चकारी हो सकती है, बस जला सकते हैं, ट्रेन जला सकते हैं अपने गुस्से को जो है बाहर निकालने के लिए। इस तरीके के जो है सोशल अनरेस्ट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इकोनॉमिक जो है किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में अगर इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे तो समझना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग आगे हम लोग फेस कर सकते हैं। तो अभी के इसमें फ़िलहाल तो वही सिचुएशन नज़र आ रहा है। तो इंडियन मार्केट्स किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इंडिया भी रिसेशन में जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसे कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बात यह है कि इंडिया में ग्रोथ जो है स्लो डाउन होने वाला है। मतलब इंडिया बढ़ेगा, इकोनॉमी जो है बढ़ने वाली है, बट एक साल पहले जिस तरीके से इंडिया ग्रो हो सकती है उस तरह से नहीं होगा, बट डेफिनेटली उससे कम होगा, बट रिसेशन तक जो है नहीं जाएगा। ऐसे अभी के सिचुएशंस पे हम लोग देख रहे हैं। तो पूरी दुनिया में रिसेशन है, इंडिया में नहीं है। बट एक्सपेक्टेड ये है कि बाय इस साल के अंत तक जो है शायद ये आ सकता है। तो ऐसे परिस्थितियां आने के कारण इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? तो सबसे पहले तो हमको पता है कि इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर जो है अभी भी हाई है, बहुत ऊपर है। डेफिनेटली अभी जो रिसेंट डेटा आया है इंडियन इन्फ्लेशन का 7.04, वो भी ऊपर है एज कंपेयर टू आरबीआई के कंफर्ट लेवल से। सो 6 से जितना ज़्यादा रहता है उस पॉइंट की तरफ से हम लोग नज़र डालेंगे कि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। इसके साथ दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ध्यान देना है, यूएस में भी इन्फ्लेशन जो है रिसेंट डेटा 8.6। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि इन्फ्लेशन एक बड़ी समस्या ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं और यूएस एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेवलप्ड इकोनॉमी में, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हम लोग जिसको कहते हैं, तो यूएस उतना स्ट्रॉन्ग है। जब दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऐसे फेज में है कि इन्होंने भी पिछले 4 दशक से इतना हाई इन्फ्लेशन नहीं देखा है। तो ये भी एक समस्या है और इस वजह से ये लोग भी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो होगा क्या, ये कब तक चलेगा? जब तक कि यूएस में इन्फ्लेशन 2% तक नहीं आता या उसके नीचे नहीं आता है, तब तक ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के इसमें जो है कंटिन्यूसली यूएस चलता रहेगा, फेडरल रिजर्व। मतलब यहाँ पर हमको समझना है कि इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ रहा है और कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन के साथ साथ हमको एक और पॉइंट समझना है। इन्फ्लेशन अभी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स को
हम लोग बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। और सभी सेंट्रल बैंक्स जो है नॉर्मली 50 to 60% ऑफ सेंट्रल बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो इन इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ते हुए सिचुएशन में भी अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो समस्या, हमको पता है कि इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है। और इसके पीछे मैंने कारण भी कहा है कि बेसिक रीजन हमको समझना है, और वो वॉर सिचुएशन है। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ये कब रुकेगा आप नहीं बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकते हैं। मतलब ये वॉर सिचुएशन खत्म होगा, सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस जब तक रुकते नहीं हैं तो ये प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यू रहेंगे, और सिचुएशन जो है और बुरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है, इस इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक सैंक्शंस के वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस $120 पर बैरल है। मतलब इतने हाई एनर्जीज के प्राइसेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अच्छा नहीं है। ग्लोबल ट्रेड की बात करें, ग्लोबल जीडीपी की बात करेंगे तो बेसिकली आईएमएफ ने जो है रेट बढ़ा कम कर दिया है। तो ऑलमोस्ट 1.3% तक हम लोगों ने देखा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम होने वाला है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बट इन सब चीज़ों के साथ और भी एक हो रहा है, वो इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रही है। तो इस डिप्रिशिएशन को जो है सपोर्ट देने के लिए आरबीआई कॉन्स्टेंटली अपने जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का थोड़ा सा हिस्सा जो है डॉलर को बेचने के लिए और रुपी को मार्केट से परचेस करने के इसमें जो लोग लगे हैं। तो इस वजह से हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि किसी दूसरे रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है, वो हम लोग करेंसी को और डिवैल्यू नहीं होना है उस पर्पस के लिए आरबीआई जो है इसको यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी नीचे आती है तो समझना है कि आपके स्टॉक मार्केट भी नीचे आते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है ये, हम लोगों ने जापान का करेंसी भी हम लोगों ने देखा है। बाकी सब जो है इमर्जिंग मार्केट्स में भी हम लोगों ने देखा है, हर एक कंट्री का जो है करेंसी डॉलर के अगेंस्ट धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये अच्छे साइन नहीं है। ये कब होता है? जब करेंसी की डिमांड बढ़ती है, जो कि यूएस डॉलर की करेंसी। और ये क्यों होता है? जब इंडियन मार्केट्स या इमर्जिंग इकोनॉमीज में जब एफआईएस मार्केट से स्टॉक्स में या डेट फंड्स में या डेट्स पेपर्स में से ये लोग बेच के जब बाहर निकलते हैं। अब बात ये है कि एफआईएस बेच रहे हैं, बट ये बेचते हुए कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आज के समय पे दुनिया में अगर कोई है तो वो है हमारा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो ये यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिक्योरिटीज अगर कोई है तो वो है यूएस सिक्योरिटीज। और ये इसीलिए भी सिक्योर है क्योंकि धीरे धीरे हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो सबसे सेफ जो है किसी भी पैसे के लिए दुनिया में वो है यूएस ट्रेजरीज। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमको ये समझना है कि एफआईआई का पैसा इंडियन मार्केट से या इमर्जिंग इकोनॉमी से निकल के वहां पर जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों को समझने के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए। अब क्या हम लोग इस रिसेशन को रोक सकते हैं क्या? तो इस सवाल की बात हम पे अगर आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो है कोई भी जो है ऑप्शन नहीं है। कोशिश तो हो रही है, कोशिश हो रही है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जो है कम हो सकते हैं। बट जैसे पता है कि वार की सिचुएशन की वजह से ग्लोबली जो है ऑयल की जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो अंतर है, गैप है, उसको फुलफिल करना बहुत टाइम लगेगा। और डेफिनेटली इस वजह से भी जो है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम लोग इकोनॉमी में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से हमको एक और चीज़ समझना है कि इन्फ्लेशन जब तक कम नहीं होता है तब तक हमको ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए
तब हम लोग एक्चुअली ग्रोथ के लिए हम लोग सोच सकते हैं। तो ये ऑन दिस अभी के सिचुएशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली सितंबर अक्टूबर या एट द एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर इस साल के जो है इन्फ्लेशन कम आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सब सिचुएशन तो हम लोगों को ठीक है, सब सब ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या करें। बट एज अ इन्वेस्टर अभी मुझे इस मार्केट में बने रहना है, मुझे मेरे पैसों को मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या करूं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया था, फिर से मैं आपको एक कुछ एडिशनल पॉइंट्स में बताता हूं जो कि पिछले वीडियोस में मैंने कवर नहीं किया है। एक आपको ऐसी सिचुएशंस में कुछ कुछ सेक्टर्स है जो बेसिकली रिसेशंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसमें से एक सेक्टर है एफएमसीजी। आप एफएमसीजी सेक्टर्स के कंपनीज को देखिएगा तो डेफिनेटली आपको जो है बेसिकली समझना है, आपके पास जेब में पैसे हो ना हो, बट आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए आप जो है पैसे खर्च करोगे। टूथपेस्ट के लिए आप पैसा खर्च करोगे, आप जो है साबुन के लिए पैसा खर्च करोगे, चाय पीना है चाय पे के लिए आप पैसा खर्च करोगे, कॉफ़ी पीते हो कॉफ़ी के लिए पैसा खर्च करोगे, दूध अगर पैकेट में है तो वो। तो ऑब्वियसली एफएमसीजी जो है आपके जीवन से कभी हटता नहीं है। आपके पास पैसे बहुत मात्रा में है या सीमित मात्रा में है, हर समय आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जरूर खरीदोगे, क्योंकि उसका पर जो है पैक का कॉस्ट 5 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो ऐसे कॉस्ट के थ्रू जो है ये लोग प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और उसके बेसिस में आपका कंजम्पशन जो है कभी रुकता नहीं है इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एक विशेष बात होती है एफएमसीजी सेक्टर के कंपनीज के। और दूसरी बात, दूसरे कंपनीज, सेट ऑफ कंपनीज अगर हम लोग देखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है डिविडेंड पे करते हैं। तो आप जो है साइट पे देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज हैं जो बहुत भारी तरीके से जो है आपको डिविडेंड्स देते हैं, तो उसको भी आप जो है थोड़ा सा चेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स आपको 8%, 9% के डिविडेंड यील्ड जो है आपको देते हैं। तो वो आप प्लान आउट कर सकते हैं एक इस पर्टिकुलर फेज में। और डेफिनेटली कमोडिटीज जो इन्फ्लेशन हेज के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को और नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो ये सब चीजें डेफिनेटली हम लोगों को मैटर करना चाहिए। ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने जो है बनाना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिचुएशन आएगा तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसा नहीं है। ओवर अ प्रैक्टिस आप यूज करो कि आप आपका 100 रुपए कुछ डेट में पैसा डालो, कुछ इक्विटी में पैसा डालो, कुछ गोल्ड में डालो, कुछ जो है कुछ आपको अगर चाहे तो आप डिफाइंड प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली तो उसमें आप डाल सकते हो, जैसे ईपीएफ पीपीएफ, तो उसमें पैसा रहेगा। तो ओवरऑल समझना है कि कोई भी ऐसा सेगमेंट आपको बता के ऊपर नहीं जाता है या बता के नीचे नहीं आता है। तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो उसका मुनाफा, उसका फायदा जो है टाइम के साथ आपको दिखेगा। क्योंकि आप पिछले 2-3 महीने की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा एसेट है जिसने परफॉर्म किया है, तो गोल्ड और सिल्वर आपको जो है कम से कम 5 से 8% का जो है आपको रिटर्न का जो है वेरिएशन मिला है। बट इसी दौरान आपके इक्विटी पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और यदि आप जो है डेट फंड्स में, फ्लोटिंग रेट फंड या ओवरनाइट फंड या आपको लिक्विड फंड में आपने पैसा डाला होता तो वहां पर भी आपका जो है इंटरेस्ट करीबन जो है 4%, 4.5% बना होता। इक्विटी उसी दौरान आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो भी आप एक जो है पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप इस तरीके से बनाइएगा कि आप जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करो हर एक परसेंटेज आप मेंटेन करके चलिएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट में बोलिएगा या फिर आप जो है रेगुलरली एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारे के सारे एक डिफाइंड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के साथ अगर आप चलोगे तो इन जो है ऊपर नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपको जो है उसका बेनिफिट दे देगा। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक ओवरऑल CAGR की बात करोगे तो 11 साढ़े 11% पोस्ट टैक्स रिटर्न आप आपके पोर्टफोलियो से जनरेट कर सकते हो।
कुछ बुरा नहीं है दोस्तों। ज़्यादा मार्केट के रिस्क की वॉलेटिलिटी रिस्क को बैलेंस करने के लिए 11 साढ़े 11% पोस्ट टैक्स रिटर्न कुछ बुरा नहीं मैं समझूंगा डेफिनेटली। बट आपको ये कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना जरूरी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप बैठ के इसको सही तरह से प्लान करके आप आपके पोर्टफोलियो को बना के चलते हो, तो कोई भी सिचुएशन हो आपका वो इन्वेस्टमेंट पे जो है उतना सिवियर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। अगर होता भी है तो कोई दूसरा ऐसा एसेट है जो बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को जो है ज्यादा गिरने से बचा सकता है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। सिचुएशन रिसेशन हो, बुल फेज हो, बियर फेज हो, कुछ भी हो, बट आपके पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने रिस्क और रिटर्न को सही तरीके से बैलेंस करना है। तो ये मेरा मेन उद्देश्य था फ्रेंड्स। रेसेशन तो है हमारे सामने दिख रहा है, बट हम उसको हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे काउंटर अटैक कर सकते हैं ये हमको सबको पता होना चाहिए और हम लोगों ने सीखना चाहिए। होपफुली फ्रेंड्स आपने कुछ सीखा होगा। बट हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा चीज आपको मैं बताना चाहूंगा जिस वजह से आपके पर्सनल फाइनेंसेस और इम्प्रूव हो और उस वजह से आपके ओवरऑल जो है लाइफस्टाइल एक तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। रिटायरमेंट हो, पोस्ट रिटायरमेंट हो, जब भी हो आपका जो है नॉर्मल जो है हम लोग जो बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। तो ये कभी होगा जब आप सही तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से आप प्लानिंग करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।